वश्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आप सभी को प्रणाम है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो कि भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक ऐसी अद्वितीय संस्था है जिसके ध्येय है कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, शास्त्रीय ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। ये केवल परीक्षा केंद्रित प्रणाली न रह के जीवन केंद्रित शिक्षा का सशक्त माध्यम बन पाए। हम इसके माध्यम से अच्छे वैज्ञानिक भी बनाए, अच्छे अनुसंधानकर्ता बनाए, खोजकर्ता बनाए, अर्थ जगत के जानकार बनाए, अच्छे शिक्षक बनाए, अच्छे राजनेता बनाए, आज अच्छे व्यापारी बनाए, साथ में एक अच्छा हम इंसान भी बनाए। इसकी प्राथमिक संकल्पना इस बोर्ड की है। ये बोर्ड विश्वास रखता है व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण में। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ न गवाते हुए इस बोर्ड का जो भारतीयकरण है इसका विस्तृत मार्गदर्शन लेने के लिए हम आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है, अभिनंदन। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। मैं सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति की सनातनता और शाश्वतता, जो विश्व की प्राचीनतम, समृद्धतम और वर्तमान में भी प्रवहमान संस्कृति है, उसको हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूं। मैं भारत की दिव्य प्राचीनतम शैक्षणिक प्रणाली और विराट गुरुकुलीय परंपरा को भी नमन करता हूं, जिसने पूरे विश्व में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित, संगठित शिक्षा व्यवस्था का उद्भव किया था। वर्ल्ड व्यू ऑफ एजुकेशनल सिस्टम जिस देश ने दिया, उस विराट गुरुकुल परंपरा को भी प्रणाम करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी ज्ञान के साधकों को, जो आप हमारे मध्य में अपना व्यस्ततम क्षणों में से कुछ समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं, आप सभी दिव्य विभूतियों को भी हृदय के अभ्यंतर से, स्वयं की ओर से और भारतीय शिक्षा बोर्ड परिवार की ओर से शत शत नमन और प्रणाम, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिक स्वरूप पर चर्चा करूंगा संक्षेप में, ताकि जब भी किसी बोर्ड का नाम होगा तो स्वाभाविक रूप से एक प्रबंधक होने के नाते, निदेशक होने के नाते या शिक्षा से जुड़े होने के कारण आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न होगा कि इसकी वैधानिकता क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। तो एक पंक्ति में मैं कहूंगा, जो वैधानिक स्थिति है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, पतंजलि योगपीठ इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी है। क्योंकि बहुत ही सामान्य लोग रूप में कहने लगते हैं कि ये कोई प्राइवेट बोर्ड है। ये बोर्ड पूर्णतः भारत सरकार द्वारा गठित है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति थी जिसमें केंद्रीय विधि मंत्री भी थे, और उस बैठक में काफी विचार विमर्श के बाद एक कानूनी प्रारूप में मॉडल बायलॉज बनाया गया, उपविधि बनाई गई, और उसमें प्रावधान रखा गया कि एक बोर्ड ऐसा होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था में लुप्त हो रही विगत 190 वर्षों से लगभग भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना, उसकी पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की जाए। इस उद्देश्य से इस बोर्ड का एक मॉडल बायलॉज के तहत प्रारूप बना, लीगल फॉर्मेट,
और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए गए यूआई, जिसमें बहुत सारी संस्थाओं ने अपनी अपनी अर्हता का दावा करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इस तरह का बोर्ड चलाने के लिए हमें बोर्ड की अनुमति दी जाए। काफी तकनीकी अर्हताओं और वित्तीय जो प्रस्ताव थे विभिन्न संस्थाओं के, उनका परीक्षण करने के बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता की समिति ने पतंजलि योग पीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया। इसके दो कारण थे। इसका कारण बहुत सारे लोग, चूंकि मैं देश में तमिलनाडु से लेकर कश्मीर, आसाम से लेकर के और गुजरात के दौरे करता रहता हूं और इसकी विशिष्टताओं के विषय में, इसकी अवधारणा के विषय में विमर्श करता रहता हूं, तो बहुत सारे लोगों के मन में भी प्रश्न आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान भारत सरकार से पतंजलि योग पीठ की निकटता के कारण तो नहीं कोई स्पॉन्सरिंग बॉडी दे दिया गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई ऐसी संस्थाओं ने भी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिनका भी भारत सरकार के शीर्षस्थ लोगों से अच्छे संबंध थे। लेकिन उसमें जो अर्हता रखी गई थी कि चूंकि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना है, तो ऐसी संस्था को ही एक स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त की जाए जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, एक ऐतिहासिक रूप से प्रमाण हो इसके पास कि उसने वास्तव में भारत की ज्ञान परंपरा के विषय में ठोस कार्य किए हों विगत 1 दशक में, 2 दशक में, 3 दशक में, और साथ ही उसके पास बिना किसी लाभ और लोभ के हजारों करोड़ रुपए एक राष्ट्रीय बोर्ड को चलाने के लिए जो आवश्यक होगा, उसमें निवेश करने की परमार्थ की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से अपने धन को व्यय करने का भी सामर्थ्य हो। तो ज्ञान परंपरा के अनुसार कार्य करने की व्यावहारिक अर्हता और साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की प्रतिबद्धता, दोनों ही दृष्टि से मूल्यांकन करने के बाद पतंजलि योग पीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया गया। इसके बाद एक बोर्ड बनने के बाद उसके प्रारूप में यह था कि उसमें कौन कौन सदस्य होंगे। तो आपको प्रसन्नता होगी जानकर कि भारत सरकार ने लगभग आधे सदस्य स्वयं नामित किए हैं। इस बोर्ड में चेयरमैन सीबीएसई, डायरेक्टर एनसीईआरटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति इसके सदस्य, इसके अलावा यूजीसी के एक एक्स चेयरमैन नामित हैं और संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन केंद्रीय मंत्री स्वयं होते हैं पदेन एक्स ऑफिसियो, इसलिए उनके वाइस चेयरमैन को भी भारत सरकार ने नामित किया। स्पॉन्सरिंग बॉडी को भी जो सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, नामित करने का, उसमें भी उन्होंने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया, मानक, कि किसी को भी नहीं किया जा सकता जिसका शिक्षा के क्षेत्र में, और चूंकि नया बोर्ड है तो प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभव हो, ऐसे लोगों को ही नामित करेंगे, चाहे वो उच्च शिक्षा का हो, माध्यमिक शिक्षा का हो, और प्रशासकीय तंत्र में भी उसको शिक्षा व्यवस्था का बोध हो। और प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक शर्त रखा गया था कि ऐसा ही प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए जिसको प्रशासन में तो कौशल हो ही, लेकिन उसको भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और तुलनात्मक रूप से आधुनिक विज्ञान का भी सामर्थ्य हो, ताकि वो वहां पर आउट ऑफ प्लेस ना हो जाए। क्योंकि जब उसको सदस्य होना होगा तो उसको प्राथमिक जो उद्देश्य है बोर्ड का, blending of Indian knowledge system with modern education. This was the concept and objective aims envisaged in the basic
मॉडल बायलॉज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जिसका उसको बोध होना चाहिए। तो ये बोर्ड फिर स्थापित हुआ 2019 में। इसके बाद उसमें शर्तें होती हैं, आप जानते हैं, सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कि कोई भी बोर्ड फंक्शनल तभी होगा जब वो देश के अन्य स्टेट बोर्ड और नेशनल बोर्ड से इक्विवेलेंस घोषित हो, समकक्षता। उसके बिना कोई भी बोर्ड क्रियाशील नहीं हो सकता, क्योंकि उस बोर्ड का सर्टिफिकेट अगर इंटर बोर्ड माइग्रेशन, इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन इन डिफरेंट प्रोविंसेस में अगर मान्य नहीं होगा, अगर उसके सर्टिफिकेट राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के योग्य नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट के योग्य नहीं होगा, या विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में प्रवेश के योग्य नहीं होगा, या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसकी एलिजिबिलिटी अर्हता नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में उस बोर्ड का लीगल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता। तो आप सभी जानते हैं, जो इसमें से अनुभवी लोग, आप लोग सभी दिख रहे हैं मुझे, आप जानते हैं कि कोप्से नाम की संस्था है। एक कोप्से बोर्ड के म्यूचुअल इक्विवेलेंस को नोटिफाई करती रही है, लेकिन कोप्से वाज नॉट मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पज। कोप्से को ये मैंडेट नहीं दिया गया था। ओवर द ईयर उन्होंने धीरे धीरे ये प्राप्त कर लिया अधिकार इक्विवेलेंस ड्रॉ करने का। तो केंद्रीय मंत्री जिसे जब बोर्ड ने मुझे सर्वसम्मति से अपने प्रस्ताव में बोर्ड को चेयर करने के लिए मुझे अधिकृत किया, तो मैं केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर मैंने उनसे आग्रह किया कि अभी तक जो कोप्से इक्विवेलेंस ड्रॉ करता है, उसको तो भारत सरकार का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है कि ये ऐसा ड्रॉ करेगा इक्विवेलेंस। तो उन्होंने कहा ऐसा है। जब उन्होंने समीक्षा करके देखा तो वास्तव में नहीं था, कोई मैंडेट, कोई लेटर, नोटिफिकेशन था ही नहीं, बट कोप्से इसको कर रहा था विगत 80 वर्षों से। तो उन्होंने फिर 15 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन किया कि भविष्य में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो भारत सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑटोनोमस बॉडी है, भविष्य में ये इक्विवेलेंस ड्रॉ करेंगे सारे बोर्ड के समकक्ष, पारस्परिक समकक्षता। और उन्होंने एक पैरामीटर दिया। अभी तक कोप्से के पास कोई पैरामीटर नहीं था कि किस पैरामीटर पर इक्विवेलेंस देगी। पैरामीटर निर्धारित हुआ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो करेगा कोई बोर्ड, एनसीटी फॉलो करेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉलो करेगा, भारत के संविधान के मूल्यों का अनुपालन करेगा, और समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। जो बोर्ड इसमें योग्यता, अर्हता ग्रहण करता है, उसी को समकक्षता दी जाएगी। किसी के whims एंड फैंसीज पर नहीं होगा, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव ग्राउंड टू एनालाइज फॉर इक्विवेलेंस। उसमें यह भी निर्धारित था कि जो भी बोर्ड अपना जो करिकुलम सिलेबस है, वो पहले, अगर नेशनल बोर्ड है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रस्तुत करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ये देखेगी कि क्या एनईपी ओरिएंटेड है कि नहीं, एनसीएफ कंप्लाइड है कि नहीं, इन कॉन्सोनेंस विद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि नहीं। एक कमिटी बना करके वो कराएगी, और इसके बाद ही किसी बोर्ड को नेशनल बोर्ड के रूप में सोचेगी, भले ही उसका गठन भारत सरकार ने ही किया। इस आधार पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में हम लोगों ने अपने आवेदन दिए, करिकुलम सिलेबस प्रस्तुत किया, पेडागोजिकल अप्रोच प्रस्तुत किया, मोड ऑफ असेसमेंट का मॉड्यूल प्रस्तुत किया, स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रस्तुत किया। जब ये आश्वस्त हुए कि ये एनईपी की दिशा में ही बना हुआ बोर्ड क्रियाशील रहेगा, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका 100% पालन कर रहा है बोर्ड ये अपने करिकुलम सिलेबस और फंक्शनल ऑर्गन्स में, तब उन्होंने हमें, भारतीय शिक्षा बोर्ड को, देश के सभी राज्य बोर्ड
और नेशनल बोर्ड के समकक्ष एक मुश्त एक ही पत्र के माध्यम से निर्गत कर दिया। यह निर्गत किया उन्होंने 3 अगस्त 2022 को। इसके बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपने तो दे दिया, लेकिन हर राज्यों में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर राज्यों के अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोप्से से है कि नहीं। जो राज्य स्तरीय अधिनियम या नियमावली बनी हुई है, उसमें उन्होंने कोप्से को अपने लीगल फ्रेमवर्क में जगह दे दिया है, लगभग हर राज्यों में, क्योंकि मैं हर राज्यों का अध्ययन किया वैधानिक स्थिति। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक पत्र जारी कर देता हूं सभी राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को, कि ये बोर्ड नेशनल बोर्ड है और भारत सरकार द्वारा गठित है। उन्होंने 3 फरवरी 2023 को सारे राज्यों को पत्र लिखा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 फरवरी 2023 को पत्र लिखा सारे राज्यों को, सारे यूनियन टेरिटरीज को, यूजीसी चेयरमैन को, एआईसीटी के चेयरमैन को, कि ये बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, इक्विवेलेंट टू सीबीएसई इन लीगैलिटी। फिर भी हमने एहतियातन सारे राज्य सरकारों से भी निर्गत कराया, क्योंकि चूंकि मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूं तो मैं जानता हूं कि हर राज्य के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, वो जरूर मांग करेंगे कि हमारे राज्य से इस पर सर्कुलर जारी तो नहीं हुआ। तो ये हमारे विद्यालय से जो भी जुड़ेंगे हमारे बोर्ड से, उनके लिए समस्या होगी तकनीकी रूप से। इसलिए हमने हर राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग से संपर्क करके सर्कुलर भी जारी कराया, और उनके पोर्टल पर भी सीबीएसई और सीआईएससी के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम हमने उस पर एग्जिबिट कराया, ताकि यह स्पष्टता हो जाए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर आप उसकी वेबसाइट देखिए, भारत सरकार की स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की डिपार्टमेंट की, जिससे हमारा स्कूल एजुकेशन पूरे देश का निदेशित होता है, उसके वेबसाइट पर आपको सीबीएसई के साथ साथ आपको स्पष्ट रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड भी भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रूप में उनकी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है। यह हमने इसलिए तिथिवार आपको बताया कि ताकि आप कोई भी किसी भी शंका का समाधान आप उसकी वेबसाइट को ब्राउज करके देख सकते हैं कि ये पूर्णतः वैधानिक बोर्ड है, और पतंजलि योगपीठ इसमें विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, with due diligence under the procedure of law, Patanjali Yogpith has been selected as sponsoring body for the functioning and financing purpose. ये इसकी वैधानिक स्थिति। दूसरी स्थिति में बताना चाहूंगा कि अवधारणा क्या है। आखिर भारत सरकार को एक आपके मन में भी प्रश्न होगा कि जब इतने राज्य बोर्ड हैं और एक सीबीएसई बोर्ड भी है, सेंट्रल का ही बोर्ड, उससे एक तरह से गोद लिया हुआ बोर्ड है, तो ये सारे कार्यों को उन्होंने सीबीएसई को ही क्यों नहीं दे दिया, अलग से बोर्ड क्यों बनाया, आवश्यकता क्या पड़ी? इसका जवाब आपको केंद्रीय मंत्री जी का, अगर शायद सुनील ने चलाया हो, एक वीडियो में केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया है। किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि चूंकि कभी कभी सरकारी मशीनरी से संचालित जो संस्थाएं होती हैं, वो किसी बड़े उद्देश्य को नए परिवर्तन के साथ लाने में कभी कभी एक आंतरिक संस्थागत मानस का विरोध होता है, या आंतरिक प्रतिरोध होता है, या वो गति नहीं हो पाती तमाम अपनी सीमाओं के कारण, जिसके कारण से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नए बोर्ड के रूप में खड़ा किया। और पतंजलि योगपीठ को इसलिए दिया गया कि उन्होंने योग के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, आयुर्वेद के
वर्तमान वैज्ञानिक आधारों पर प्रमाणीकरण के क्षेत्र में एक जो बहुत ही एक उल्लेखनीय कार्य है। जैसे आपको शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है जिसमें 500 वैज्ञानिक कार्य करते हैं, और आयुर्वेद की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय के जितने भी सूत्र हैं चिकित्सा के संबंध में, जितनी भी औषधियों की चर्चा है, लगभग 900 औषधियों की चरक संहिता, उन सबके विषय में उनका जो एक्सट्रैक्ट है, उसको जो वर्तमान मेडिकल साइंस का जो साइंटिफिक पैरामीटर है उस पर वैलिडेट करते हुए क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल के साथ इंटरनेशनल पेपर्स में भी लगभग 700 पेपर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के पब्लिश हुए। तो उन्होंने ये कहा कि ज्ञान परंपरा की बात मौखिक तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर बच्चों को हम पढ़ाने में बात करेंगे तो सिर्फ प्रवचन से हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात नहीं कर सकते। जो संस्था इसमें प्रामाणीकरण वर्तमान विज्ञान की परिधि और उसके सिद्धांतों के आधार पर करने के लिए अग्रसरित है, उसी के अंदर ये संभावना हो सकती है कि वो बाकी भी ज्ञान परंपरा के जो आयाम है उसमें भी कोई पक्ष मात्र इमोशनल नैरेटिव में न रख के उसका तथ्य परक, युक्ति परक, प्रमाण युक्त ढंग से ही ज्ञान परंपरा को पढ़ाएगा, और ज्ञान परंपरा को इस रूप में नहीं परोस देगा बच्चों को कि बाकी बाद में बड़े होने के बाद वो उस पर जब प्रश्न चिन्ह उनके बाद खड़ा होगा तो एक पूरी की पूरी शैक्षणिक प्रणाली के प्रति ही उनके मन में अविश्वास, अनास्था आ जाएगी। इसलिए उन्होंने इस बोर्ड, इनको पतंजलि योग पीठ को दिया, और लगभग 10,000 करोड़ पतंजलि योग पीठ ने प्रस्तावित किया कि हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस संचालन में जो भी व्यय होगा उस दिशा में हम इसको करने को तैयार हैं। जो भी स्वदेशी से हमें लाभ होगा वो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के संकल्प को पूर्ण करने में ही इसको लगाएंगे। कुछ हेल्थ में लगाएंगे, कुछ शिक्षा में लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये शिक्षा में उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है क्या? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे भी कालखंड में जिसमें मैंने पढ़ाई की है उसमें पढ़े होंगे। कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ प्लस माइनस 10 के दिख रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम उम्र के भी दिख रहे हैं। लेकिन लोगों ने मैकाले का नाम तो सबने सुना, क्योंकि उसको गालियां बहुत पड़ती। जो भी भाषण देता है तो उनका नाम जरूर ले लेता है, लेकिन ये भाषण कब तक चलेगा? और हमें स्पष्ट भी तो होना चाहिए कि मैकाले ने ऐसा किया क्या जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में विष घुल गया। और विष घोला भी है या नहीं घोला है, ये बहुत ही डिबेट का पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वैचारिक गुलामी के शिकार तो हैं मैकालियन शिक्षा पद्धति के अग्रेतर संस्करणों में पढ़ते हुए हम सभी लोग, लेकिन इसका बोध नहीं है कि हम वास्तव में वैचारिक रूप से गुलाम। उसके बहुत सारे, अगर मैं भी बोर्ड से तब जुड़ा, मैं आपको एक अनौपचारिक रूप से अपनी बात बताऊं कि मैं मूलतः स्नातकोत्तर हूं फिजिक्स में, रिसर्च भी किया है फिजिक्स में, और नाभिकीय विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं प्रयाग विश्वविद्यालय सेवा में आने से पहले। लेकिन हमने कभी भी ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसा पाठ्यपुस्तक में था ही नहीं कहीं, कि भारत की ज्ञान परंपरा में भी कहीं विज्ञान प्रौद्योगिकी है क्या। सामान्य रूप से लोग कहते हैं नहीं, ये अंधविश्वास है, पाखंड से युक्त है, ये मात्र मिथ है। अगर बहुत एक कॉन्सेप्चुअली देखें तो एक साइंस और मिथ दो शब्द वेस्टर्न आइडियोलॉजी में, नैरेटिव में बहुत प्रयोग होते हैं। माइथोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, 3 शब्द प्रयोग होते हैं।
तो उन्होंने हमारी पूरी दार्शनिक परंपरा को, पूरी ज्ञान परंपरा को उन्होंने माइथोलॉजी घोषित कर दिया। माइथोलॉजी का मतलब जहां पर कोई बात कह दी जाए और लोगों से बिना किसी विवेक के, बिना किसी तर्क युक्ति प्रमाण के उन्हें आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए बाध्य कर दिया जाए, या ऐसा वातावरण सृजित कर दिया जाए कि जिसमें रीजन डजंट हैव एनी प्लेस इन द डिस्कोर्स एंड इन द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, नो रीजन, ओनली इमोशन। ये इसको कहते हैं मिथ। तो उन्होंने कहा भारत की सारी जो वैदिक ऋचाएं हैं, जो उपनिषद हैं, जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है, जो सिखिज्म है, चाहे वो वेदांत दर्शन है, चाहे वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, जो भी है, स्मृति ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे मिथ हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलते हुए मैकाले कहता है कि भारत में कोई ज्ञान परंपरा नहीं थी, और वो ज्ञान परंपरा जितनी भी वो कहते हैं, लंदन की एक लाइब्रेरी के एक सेल्फ में भी जगह खाली बच जाएगी अगर उसको रखा जाए तो। उसके कहने का मतलब था कि कुछ ऐसा टैंजिबल अचीवमेंट भारत की ज्ञान परंपरा का रहा ही नहीं। बल्कि उसने एक बहुत ही अपमानजनक वाक्य बोला था कि द वैदिक ऋचा, दीज वेर द सेफर्ड सॉन्ग, ये गडरियों के, पशुपालकों के गीत थे, which were natural outburst out of the frightened with the natural forces, कि प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत होकर, उनका मानवीकरण करके, उनके लिए भयभीत होकर के अपनी रक्षा के लिए गीत गाने का पशुपालकों का समूह है, गीत समूह है। It doesn't contain any kind of knowledge system. और उसने एक खतरा किया, बहुत ही मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि विस्तार से जाने में तो कई दिन और घंटे लगते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत विस्तृत है। उसने कहा, उसने क्या कि इसको साजिश कैसे की जाए कि ये भारत को भारत से काट दिया जाए। क्यों ऐसा क्यों चाहता था वो? इसलिए चाहता था कि आपने सुना होगा एशियाटिक सोसाइटी का नाम, 18वीं सेंचुरी के अंत में 1787 के आसपास जो बनी थी, उसमें उन्होंने तमाम शोध किए थे, और उन शोधों के आधार पर संस्कृत के पुस्तकों का जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने जब वेस्टर्न यूरोप में नवयुवकों के सामने गया तो 19वीं सदी के प्रथम दशक में लंदन, पेरिस और बर्लिन में बहुत बड़े समूह युवाओं के होने लगे जो भारत के फैन समूह बनाने लगे।